नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। लोकसभा चुनाव हरियाणा में संपन्न हो चुके हैं। कल मतदान हो चुका है और अब इंतज़ार है 4 जून का। कयास लगाए जा रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इस बार हम पूछेंगे, जानेंगे इस चुनाव प्रचार के दौरान पलवल से लगभग गायब रहे कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन संजय गाबा साहब। जानते हैं कि क्या स्थिति रही है दिल्ली में और हरियाणा में। गाबा साहब, क्या स्थिति रही है हरियाणा में और दिल्ली में? बड़ा शोर मचा रहे थे आप, 10 की 10 सीटें हमारी इंडिया गठबंधन को मिलेंगी, 7 की 7 इंडिया गठबंधन को मिलेंगी, यानी कि 17 सीटें, और चंडीगढ़ की मिला के 18 सीटें टोटल हो जाती हैं। उनमें से आपका शेयर कितना हो रहा है? पहले तो आप ये इल्ज़ाम वापिस लो, मैं गायब था सबसे पहले। मतलब यहाँ नहीं थे आप, दिल्ली थे? गायब का मतलब तो होता है कि मैं इलेक्शन में नहीं था। मैं पलवल से गायब कह रहा हूँ। मैं 40 दिन से दिल्ली बैठा हुआ था। दिल्ली हमारे 3 कैंडिडेट को कांग्रेस के टिकट मिला था और वहाँ मैं लगातार 40 दिन कैंप करके बैठा था, तो इल्ज़ाम नहीं दीजिए। और सबसे पहले कांग्रेस के सारे क्रांतिकारी साथियों को मेरा बधाई, अभिनंदन कि सबने खूब जम के इलेक्शन लड़ा और मोदी जैसे क्रूर तानाशाह के हाथ से जो देश को लगातार संपत्ति को बेच रहा है, भाईचारे को ख़त्म कर रहा है, उसको सत्ता से हटाने के लिए सब ने अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। सबको धन्यवाद, आभार। आपने अभी पूछा कितनी सीट हम जीत रहे हैं, ये तो चलिए ईवीएम में बंद है। पिछली बार 10 में से 10 हरियाणा की भाजपा के पास थी, दिल्ली की 7 की 7 17 सीटें, 17 में से 17 भाजपा के पास थी, 18 चंडीगढ़ की भी थी। चंडीगढ़ की भी थी। तो आप ये मान लीजिए हम 18 में से 10 सीटें पार कर रहे हैं। अच्छा, कन्फर्म। 10 में रेशो बता दीजिए, दिल्ली में कितनी, चंडीगढ़ की 1 इकलौती सीट है, वो भी आप ले रहे हो या नहीं ले रहे? हरियाणा में कितनी सीट ले रहे हैं आप? देखिए 5 से 6 सीटें हरियाणा की संभावना हमारी पूरी क्लियर हो गई है। दिल्ली हमारी तीनों की तीनों सीटें, कांग्रेस की तो आ ही रही हैं, आम आदमी की भी सीटें आ रही हैं। मैंने तीनों अपने कैंडिडेट की बोली हैं, हमारे तीनों कैंडिडेट क्लियर हैं। चंडीगढ़ की सीट भी हमें मिल रही है, जो वहाँ पे टिकट चेंज हुआ भाजपा का और भी था। लोगों में देखो, इस बार इलेक्शन जो है पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ लोगों ने लड़ा है। लोगों ने नौकरियों के लिए इलेक्शन में वोट दिया है, लोगों ने रोजगार के लिए वोट दिया है, लोगों ने देश में भाईचारा बचा रहे उसके लिए वोट दिया है, महिला सुरक्षा बनी रहे उसके लिए वोट दिया है, महिलाएं आर्थिक संबल बने उसके लिए वोट दिया है। तो इस बार जनता का इतना भरपूर प्यार सहयोग मिला बुटानी साहब, आप सोच नहीं सकते हैं। उनका इतना आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि वो जो धर्म का धंधा ये फैलाते हैं उससे वो बाहर तकरीबन निकल चुके हैं। जो धर्म के नाम पे ये आंखों में धूल झोंकते हैं और भाई भाई को धर्म के नाम पे भाजपा वाले लड़वाते हैं, उससे जनता तकरीबन अब बाहर आ चुकी है। गिने चुने लोग कुछ ऐसे हैं, अभी पलवल में भी आप गिन लीजिए, 3-4 लोगों का ही आपको फेसबुक पे मिलता होगा, नाम ले सकता हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं, हमारे दोस्त लोग हैं। ये 3-4 वो लोग हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, इन्हें कोई काम नहीं है राजनीति के अलावा। आर्थिक रूप से संपन्न आदमी 3-4 ही बचे होंगे, 3 भी नहीं होंगे, 4 भी नहीं होंगे, मैं तो कह रहा हूँ। उनको आप फेसबुक पे रोज़ देखते रहते होंगे। किसी भी नौकरी पेशा आदमी को, किसी भी नौकरी पेशा महिला को, किसी भी किसान को, किसी भी अग्निवीर को, किसी भी इस तरीके के किसी भी आप तबके का आदमी ले लीजिए, बताइए भाजपा की पोस्ट कौन डालता है आज की डेट में? हमें तो वो नज़र नहीं आता। तो ये एक चिन्ह है, ये एक बहाव है, हवा का रुख है, वो अपने आप ही बता रहा है कि भाजपा सत्ता से 4 तारीख को देश से बाहर, सत्ता से बाहर जा रही है। लेकिन मुद्दा अगर बात करें, राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी हावी रहा है और मोदी फैक्टर भी काफ़ी हावी रहा है। आपके जो दूसरे शब्दों में गए प्रलोभन देने वाले जो नारे हैं वो थोड़ा फिक्र हैं। जैसे आपने कहा था कि 1 लाख रुपये महिलाओं के खाते में हर साल जाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और भी मुद्दे कई ऐसे थे जो आप लोगों ने प्रलोभन दिए थे इस बार, न्याय की गारंटी जिसको कहते हैं आप। बुटानी साहब, मैं आपको ना न्यूट्रल पत्रकार मानता हूं, पर आप एक तरफ हो रहे हो आज। नहीं, मैं देखो, प्रलोभन आम आदमी पार्टी भी दे रही है, भारतीय जनता पार्टी भी दे रही है, पीछे आप भी नहीं हो। बात पूरी होने दो।
आपने आज तक दीपक मंगला से पूछा जो 80 करोड़ लोगों को तुम राशन बांटते हो, शर्म नहीं आती है कि 80 करोड़ लोगों को भूखा बना दिया तुम लोगों ने? पूछा आपने? दीपक मंगला से क्यों? तो भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी किसी से पूछा? पूछते हैं, पूछा आज तक आपको हमने कई बार। आप इंटरव्यू देखो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। एक आप आदमी ऐसे हैं जिसके सारे इंटरव्यू में देखता हूँ। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसके बाद फिर आप बताना। अच्छा, दूसरी बात है, ये प्रलोभन नहीं होता है। ये जो भारत देश है वेलफेयर स्टेट है। अगर आप आर्थिक रूप से गरीब आदमी को, महिलाओं को संबल नहीं बनाओगे। आप एक चीज़ देख लीजिए, मैं 4 साल से, पिछले 4 साल थे, जब भाजपा के शासन को 6 साल हो गए थे, मैं मेरे सर्कल में एक ही बात बोलता था, बहुत बीजेपी के दोस्त हैं, कि अब टाइम आ गया है कि पलवल जैसे शांत जगह पे लूटपाट चालू हो जाएगी। रोज़ सरेआम डकैती पड़ेंगी, सरेआम लूटपाट होगी, सरेआम सारे काम होंगे। उसका नतीजा था, कभी देखते थे कि शहर में चेन लूट ली, कभी किसी दुकानदार का गल्ला लूट लिया, कभी किसी की दुकान में जाके तमंचा दिखा के कुछ कर दिया। वो नतीजा था कि देश में जो एक आर्थिक, जो एक पैसे का डिसबैलेंस कर दिया। नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, आदमी कुछ तो करेगा। तो आदमी पहुंच गया चोरी डकैती पे। तो ये जो कांग्रेस ने महिलाओं के लिए स्कीम चलाई है, 8,500 रुपये महिला, वेलफेयर स्टेट होने के नाते हम देंगे। ओवरऑल आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और मनमोहन जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपने मेरे को दे दिया, मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। मनमोहन जी उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। मनमोहन जी ने देश के दरवाजे वर्ल्ड के लिए खोले, पैसा आया और वो पैसा यहाँ लगा और उससे जो चक्का घूमा, कहाँ किसी चीज़ का भी नुकसान हुआ, वो बताओ। हम देश को जब 2014 में छोड़ के गए थे, एक आर्थिक रूप से संपन्न देश छोड़ के गए थे। 2004 में हमें दोबारा पावर मिली, हमने मनरेगा की स्कीम को लागू किया। उसको हमने पहले एक गांव में लागू किया था, साउथ के एक सैंपल विलेज के तौर पे, एक स्टार्टिंग समझिए। और वो स्कीम इतनी सक्सेस हुई कि हमने 100 दिन का रोजगार दिया हर गांव के गरीब परिवार के एक आदमी को दिया था। हमको बहुत बोला गया था कि देश को तुम बर्बाद कर दोगे, कंगाल कर दोगे। आज उसी स्कीम को वर्ल्ड बैंक उसको अपनी वेबसाइट पे टांग के घूमता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोशल स्कीम ये रही है, और ये चलने के बाद देश में कोई नुकसान भी नहीं हुआ। इंटरनेशनल लेवल पे उस स्कीम को स्टडी किया जाता है, ऑक्सफोर्ड में स्टडी किया जाता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी किया जाता है उस स्कीम को। आप ये समझिए, गरीब आदमी के हाथ में आप पैसा देंगे, पैसा कह रहा हूँ, राशन नहीं कह रहा, राशन तो आप उसको पंगु बना दिया, आपने उसको निकम्मा बना दिया। पैसा देंगे, वो गरीब आदमी 8,500 रुपये अपने घर में नहीं रखेगा, वो उसका कोई एफडी नहीं कराएगा, वो अपने जीवन को संवारने के लिए चाहे किसी काम में लगाए, चाहे कहीं खर्चा करे, वो पैसा तुरंत मार्केट में आएगा। और जब वो पैसे का चक्का घूमेगा, और उसका पैसे का चक्का घूमना मतलब बिजनेस घूमना, भाई उस पैसे से वो चाहे सिलाई मशीन खरीदे, साइकिल खरीदे, रेडी खरीदे, XYZ, घर का खर्चा चलाए, आया तो मार्केट में। उस मार्केट में पैसा आने से टैक्स जनरेट हुआ, टैक्स जनरेट हुआ तो गवर्नमेंट की आमदन बढ़ी, गवर्नमेंट की आमदन बढ़ी, वो पैसा डबल ट्रिपल होकर गवर्नमेंट के पास वापस आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जब सरकार बनी थी उनकी, देश 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, हम उसको 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में लेकर आए। 2047 तक उनका लक्ष्य है कि 3री बड़ी अर्थव्यवस्था वाली शक्ति बन जाएगा भारत। देखो, सबसे पहले तो ये झूठे जो दगाबाज भाजपा ही है ना, या तो 70 साल पुरानी बात करेंगे या 40 साल आगे की बात करेंगे, आज की बात नहीं करेंगे। ये कभी ये नहीं बोलते कि हमने देश के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले लिया 10 साल में। ये निकम्मे कभी बोलते हैं कि 200 लाख करोड़ रुपया कर्जा लेके गया कहाँ, कौन खा गया, ये बता दें आप हमें। 200 लाख करोड़ कहाँ गया? देश अगर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ऊपर जंप मार गया है, तो ये 80 करोड़ लोग कौन हैं जो आपने 5 किलो अनाज पे डाल दिए हैं? शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है इन भाजपाइयों को? उसकी छाती पीटते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने अनाज दे दिया। अरे मतलब मेरे को तो फिर भूटानी साहब बहुत गुस्सा आ जाता है और मैं कुछ ऐसी बातें बोल जाता हूँ, और मेरे पास फिर इन भाजपाइयों के फ़ोन आते हैं कि इतना कड़क क्यों बोल देता है।
इनको शर्म नहीं आती है। 80 करोड़ लोगों को इन्होंने घुटनों पे ला दिया कि तुम हमारे अनाज पे जीवित रहोगे, हम अनाज की भीख देंगे 5 किलो की, तब तुम जिंदा रहोगे। इसका दम्भ भरते हैं ये अर्थव्यवस्था है। अगर अर्थव्यवस्था इन्होंने अच्छी की होती तो गरीब आदमी की जेब में पैसा होता। गरीब आदमी की जेब में पैसा नहीं है तो कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। 2 मिनट इनसे भी बात कर लेते हैं, महावीर तिवारी जी से। पहले मेरी तरफ से मुझे अभी मालूम पड़ा महावीर जी को हरियाणा के प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, तो मेरी तरफ से महावीर जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं कांग्रेस हाईकमान का, कांग्रेस पार्टी का, राहुल जी का, दीपक बावरी जी का धन्यवाद करता हूं कि पलवल जैसी छोटी जगह पे किसी एक, मतलब मैं अपने बारे में भी ये बोलता था, महावीर जी के लिए भी ये बोल रहा हूँ, आपने एक आम कार्यकर्ता को उठा के जिस जगह बिठाया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, महावीर जी 7 उन पैनलिस्टों में शामिल हैं जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनाए। महावीर जी, क्या स्कोर रहा है इस बार फरीदाबाद का? काफ़ी मेहनत की आप लोगों ने। भूटानी जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और गावा साहब ने जो मुबारकबाद दी उसका भी धन्यवाद करता हूं। जिस लायक मैं नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने मुझे उस लायक समझा, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दलाल साहब की धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मेरा फार्म भरवाया और आगे तक फार्म भिजवाया। अब बात आई इलेक्शन के ऊपर, भूटानी जो आप पूछ रहे हैं, फरीदाबाद ओवरऑल जब ये टिकट बटी थी, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे कार्यकर्ता इतने जोश में रहेंगे और इतनी अच्छी वोटिंग परसेंटेज हमारी रहेगी। उम्मीद से ज़्यादा इस धधकती हुई गर्मी के अंदर हमारे लोगों में जोश था, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश था। गर्मी अपनी चरम पे थी, लेकिन फिर भी हमारा कार्यकर्ता निकल के बाहर वोट निकलवाई उसने, वोट में कन्विंसिंग करी और वोट और परसेंटेज इतना अच्छा करवाया कि देखना आप, चौंकाने वाले हमारे नतीजे रहेंगे। महेंद्र प्रताप जी हमारी सीट निकाल के ला रहे हैं और करप्शन पाल को जनता ने यहाँ की औंधे मुंह मारा है। लेकिन एक चर्चा आम हो रही है कि करण सिंह दलाल ने ऊपरी मन से साथ दिया है, भीतरी मन से साथ नहीं दिया है। यानी कि अगर वो सुभाष चौधरी और करण सिंह दलाल एक मंच साझा करते तो वोट परसेंटेज आपका बहुत ज़्यादा हो जाता। देखिए, भाजपा के कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको सिर्फ करण सिंह दलाल दिखता है और उसको किस तरह से काटा जाए, किस तरह से डाउन किया जाए, ये उनकी भाषा है। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता बिल्कुल आपस में एक होकर लड़े हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रही। जैसे सुभाष चौधरी जी की उनकी बात आपने की, ऐसा कुछ नहीं है, बसते भी बटे तो मिलजुल के बटे, कुछ उन्होंने बांटे कुछ हमने बांटे, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और जो ये रिजल्ट जब आएगा तो इसमें सब दिख जाएगा। सुभाष चौधरी ने कहा है ना, उन्होंने कहा कि अगर करण सिंह दलाल उनके साथ मन साझा करते, मैं भी जाता, वो भी जाते, इकट्ठे जाते हर जगह, तो वोट परसेंटेज बढ़ जाता। देखिए, टीम बनती है हर जगह, अपनी अपनी टीम वर्क होता है। उनकी टीम वर्क अलग था, हमारा टीम वर्क अलग था, और टीम अलग अलग काम करती है तो अच्छा रहता है, दूर दूर तक जा पाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो आदमी इन आरोपों को लगा रहा है वो सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और जो भाजपा के नेता जहां आपके चैनल पे बाइट देते थे, जब आप चैनलों पे बोलते थे, मुझे गलियों में भी नज़र नहीं आए वो गर्मी के अंदर कहीं वोट मांगते हुए। आप देखना, कृष्णपाल जी को अगर हरा रहे हैं तो भाजपा के कार्यकर्ता ही हरा रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं जो यही हरा रहे हैं। कहीं उन्होंने अपनी वोट नहीं मांगी, कहीं ज़मीन पे हमें नज़र नहीं आए, सिर्फ वो अपने बाइट देने पे रहते हैं या अपने चैनलों पे बैठ के भाषण देने पे रहते हैं। इस बार गलियों में नज़र नहीं आए, क्योंकि कांग्रेस की आंधी इतनी थी कि लोग अपने आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, इसलिए उनको बहस करने की भी जरूरत नहीं थी। क्या लगता है फरीदाबाद में क्या रहेगा? इस बात का मैं एक जवाब और देता हूँ आपको। महावीर जी ने बोला दलाल साहब भी नजर आते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कितने एमएलए हैं फरीदाबाद में? क्या जो कांग्रेस के? कांग्रेस का तो एक ही है। बीजेपी के? बीजेपी की 6 एमएलए, 7 एमएलए। और पलवल से? पलवल से दीपक मंगला जी। अच्छा, आगे होटल की साइड? वो आपको पता नहीं है क्या? बताओ, किसी ने मुझे नहीं पता ना, समझो मुझे नहीं। मैं ही बता देता हूँ। होडल से जगदीश नायर, हथीन से प्रवीण डागर, पलवल से दीपक मंगला, पृथला से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। तिगांव से राजेश नागर, बड़गल से सीमा तिरखा। लंबा नहीं करते। पलवल में अभी आपने बोला दलाल साहब और सुभाष चौधरी जी साथ नहीं थे। मेरे को आप ये बता दो, आपने दीपक मंगला जी के साथ कितने बड़े भाजपाई देख लिए? वो तो एकजुट थे, हर जगह से एक साथ जाते थे। अभी गौरव गौतम ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया था, दीपक मंगला थे उसमें, जिसमें मतलब कितना बड़ा प्रोग्राम अनाज मंडी में किया था, थे उसमें दीपक मंगला? नहीं थे। आपने पूछा किसी को?
नहीं, एक इंटरव्यू मुझे भेज देना आपने, मेरी बात सुनो, एक मिनट ठहरो, लिंक भेज देना। ये हमने नहीं आप सुनो, देख इतना तैश में आने की जरूरत तैश में नहीं नहीं हूं मैं। है। सुभाष चौधरी ने सवाल खड़ा किया तब हमने पूछा, मैं आपके साथ बड़ा फ्रेंडली रहता हूं, मैं तैश में नहीं रहता हूं। सुभाष चौधरी ने सवाल खड़ा किया तो पूछा हमने। हमने क्या कहा है, हमने क्या कहा है, अगर दीपक मंगला के साथ सवाल खड़ा करता गोरख गौतम तो हम पूछते। हमने क्या कहा, हम सुभाष चौधरी जी का भी धन्यवाद करते हैं, सम्मान करते हैं कि उन्होंने ऐसे कठिन वक्त में कांग्रेस का साथ दिया। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं कांग्रेस भी नहीं हूँ ना, मैं कांग्रेस में जाने की सोच रहा हूँ। एक मिनट, मैंने ऐसा कब कहा कि वो कांग्रेसी हैं या कांग्रेस में आने का सोच रहे हैं? वो बड़े नेता हैं, वो जाने, हाईकमान जाने, मैं तो उसमें ना 3 ना 13 में। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर टिकट कांग्रेस देगी तो वो लेने में गुरेज नहीं करेंगे। हम उन मामलों में नहीं पड़ेंगे। आपको पता है मैं आपकी बातों में उलझने वाला आदमी नहीं हूँ, ये आप जानते हो अच्छे से। जो चीज़ पे मेरी लिमिट नहीं है मैं जवाब नहीं दूंगा। हाईकमान जाने और टिकट लेने वाले जाने, ठीक है। चौधरी जी का धन्यवाद। लड़ाई इस टाइम भाजपा से है, उसकी बात करो। हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है। कांग्रेसी एकजुट होकर लड़ा है, कांग्रेसी एकजुट होकर लड़ा है मोदी की विनाशकारी नीतियों के खिलाफ। मुझे तो ये बता दो, हमें चक्कर पड़ना ही नहीं है। मेरे को तो आप ये बता दो पिछले 2 महीने में कृष्ण पाल ने कौन से 10 साल के काम गिनवाए हैं कि मुझे इस काम पे वोट दे दो, बताओ जरा। नहीं, वो तो मोदी जी के काम गिनवाते तो खुद ही कहते हैं वो। मोदी जी काम गिनवा दो यार। मोदी बड़ा नालायक, बड़ा झूठा, बड़ा धोखेबाज। आप सच्चे हैं, आपके राहुल गांधी सच्चे हैं। हम सच्चे हैं। नहीं आप देखो, एक प्रधानमंत्री की गरिमा होती है। प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए आपको। प्रधानमंत्री गरिमा है कि मुजरे की बात करता है? आपको सम्मान करना है। वो सम्मान लायक आदमी है जो मुजरे की बात करता है। वो सम्मान लायक आदमी है जो मछली मटन की बात करता है। सम्मान लेगा, सम्मान लेने से पहले सम्मान देना पड़ता है। वो राजा है देश का, हम प्रजा हैं, प्रजा बच्चे होते हैं। आप हर टाइम गंदे तरीके से बात करोगे। कल बोला ना, मुजरार बोला ना, वो शर्म नहीं आती है। आप सम्मान दोगे नहीं और आपको सम्मान चाहिए। गिव एंड टेक है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है ये। आप दोगे 10 गुना मिलेगा, जो दोगे 10 गुना मिलेगा। प्यार दोगे, प्यार 10 गुना मिलेगा। घृणा दोगे, घृणा 10 गुना मिलेगी। आप किसी भी उनके बात का पकड़ लेते हो, बतड़ंग बनाते हो, लेकिन वो जवाब आपको नहीं देते कभी। कौन है वो जवाब? उसकी शक्ल देख लो, उसकी शक्ल पे, मतलब इस टाइम प्रधानमंत्री की शक्ल पे घड़ी में 12 बजते हैं, 24 बजे में। भाजपाइयों की शक्ल पे 48 बजे में। हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री का चेहरा, अमित शाह का चेहरा, नड्डा का चेहरा, जो अपने माँ बाप का मतलब होता है जिसने आपको बड़ा किया। माँ बाप एक तो हमको जो हमारे जीवन दिया, हमें जिसने बड़ा किया, गुरु भी हो सकता है, उनको माँ बाप की श्रेणी में हम रख सकते हैं। जिस आरएसएस ने बीजेपी को पाल पोस के यहाँ तक बड़ा किया, जब ये आरएसएस वालों के ये निकम्मे नहीं हुए, किसके होंगे यार? बुटानी साहब आप इस बात पे बात करो। सम्मान देने लायक लोग हैं ये। आरएसएस का बोल दिया ना नड्डा ने, अभी आरएसएस की हमको जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले कभी जरूरत हुआ करती थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि उनकी जरूरत नहीं है। क्या भाव था उसका हमको पता है। नरेंद्र मोदी की हालत ख़राब थी, तभी नागपुर जाके एक रात रह के आया है। 10 साल में पहली बार नागपुर गया है। जिस नरेंद्र मोदी की गर्दन ऐसे 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 नीचे नहीं आती थी। सब घमंड यहीं रह जाना है। घमंड रावण का नहीं रहा, घमंड कंस का नहीं रहा, घमंड मोदी का नहीं रहेगा। ध्यान रखना, यहीं चूर चूर होकर जाएगा घमंड। तो ये हमारे बीच में कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन संजय गाबा और हरियाणा के पैनलिस्ट महावीर तंवर दावा किया है कि हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ की 18 सीटों में से 10 पर कांग्रेस का जीत निश्चित है। 10 पार, 10 पर नहीं, 10 पार का दावा कर रहे हैं। बहरहाल नाई तेरे कितने बाल, आने वाली 4 जून को पता चल जाएगा कितनी सीटों पर वो जीत दर्ज करते हैं। बहरहाल आप हमारे को आगे दीजिए, हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।